हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग आज से सीटेट के क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो पहला क्लास है वो सीडीपी का है। इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो लेव वाइगोस्की, आपको दिख रहा होगा। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आप प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 से 3 नंबर का ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ना गया हो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बात करें तो इससे ज्यादा भी पूछा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को हमने इस तरह से तैयार किया है, आप अभी आगे देखेंगे। एक एक स्लाइड इसकी बहुत मेहनत से तैयार की है। एक भी पॉइंट इससे रिलेटेड, वाइगोस्की सर से रिलेटेड आपका नहीं छूटने वाला है। सीटेट के अलावा भी अगर आप किसी टीचिंग भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर फैक्ट्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जीन पियाजे सर का जो सिद्धांत था और वाइगोस्की सर का जो सिद्धांत था उसमें क्या समानताएं थी, क्या उसमें अंतर था। इस बात को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर हमें डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा जाता है। सिद्धांत में थोड़ा सा ऐसा दिया होता है कि हम पता कर पाए कि सिद्धांत किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो चीजें हमने यहाँ पर आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। बाकी देखते हैं हम लोग। जो इनका नाम है आप सभी जानते होंगे, लिव सिमनोविच वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की भी हम लोग कहते हैं। बहुत दुखद बात ये रही कि इनकी एज जो थी वो मात्र ये 38 साल के करीब इनकी एज, लाइफ स्पान रहा, बहुत ही कम स्पान रहा। इसके बावजूद इन्होंने जो काम किया, अपनी जो थ्योरी दी, वो आज तक वर्ल्ड फेमस है। और उसको हमारे जो सिलेबस हैं उनका कहीं ना कहीं वो अंग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये एक रचनावादी मनोविज्ञानी थे। रचनावाद से मतलब होता है कि एक ऐसी अप्रोच जो ये मानती है कि बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। बच्चे को वातावरण में अगर आप क्रियाएं करने देंगे, उसको मौका देंगे स्वतंत्र रूप से सीखने का, तो बच्चा सीखता है। और अगर हम रचनावाद की कहें तो रचनावाद बेसिकली 3 तरह का होता है। एक जो पियाजे सर ने दी है अपनी थ्योरी, वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, और जो वाइगोस्की सर ने दी है उसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और एक तीसरी रेडिकल है, अर्नेस्ट वॉन ने दी है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें, कॉग्निशन से मतलब ही होता है संज्ञान। संज्ञान मतलब हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं होती हैं, यानी सोचना, समझना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना और किसी चीज का मूल्यांकन करना, ये सभी क्रियाएं जो हम अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं, जिसकी थ्योरी मुख्य रूप से जीन पियाजे सर ने दी। तो उस तरह का जी जो अप्रोच है रचनावाद में, उसको हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, पियाजे सर द्वारा। ठीक है, सेकेंड जिसको हम पढ़ रहे हैं वो सोशल है। सोशल का मतलब बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया करके जो कुछ भी सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने से ज्यादा जानकार लोगों से सीखता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखता है। तो जिन जिन लोगों की मदद लेकर के समाज में रह करके, एक कल्चर में रह करके जो सीखता है, उसको हम किस में रखते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में रखते हैं, जिसके जो प्रणेता है वो कौन है? वाइगोस्की सर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि बच्चे की जो सेंसेज होती है, यानी जो उसका अनुभव होता है खुद का वातावरण के साथ, उस अनुभव के माध्यम से जो वो सीखता है उसको रेडिकल के अंतर्गत रखा जाता है। यहां पर भी बच्चे के अपने व्यवहार पर ज्यादा फोकस किया जाता है इन मनोवैज्ञानिकों के विचार के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप जो मुख्य है आपके लिए वो दोनों है, ये दोनों है ऊपर वाले। हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की। इनका सिद्धांत ये कहता है कि जैसा कि हमने पहले ही बताया है, बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया के माध्यम से जो कुछ भी सीखता है उसे ही हम वाइगोस्की सर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग और असिस्टिव लर्निंग की बात अगर करेगा, कौन करेगा? वाइगोस्की सर करेंगे। क्योंकि इन तीनों तरह की सीखने में आप देखोगे किसी ना किसी के साथ में सीखने की ये बात कर रहे होंगे। पीयर लर्निंग होता है जब बच्चा अपने सहपाठियों के साथ अपनी अपनी कक्षा में, जैसे बहुभाषिता का कॉन्सेप्ट होता है, तो अपनी कक्षा में जब एक दूसरे के साथ जो जो कुछ ज्यादा जानता है वो दूसरे को सिखाता है, या जिस क्षेत्र में जिसका ज्यादा नॉलेज होता है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके जब सीखते हैं तो उसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। ग्रुप लर्निंग भी उसी टाइप का होता है। बाकी असिस्टिव लर्निंग तो होता ही है, जो कि कॉन्सेप्ट ये है कि किसी की मदद करना, या जब बच्चा सीखता है तो किसी ना किसी की मदद लेता है, इस तरह के सीखने को असिस्टिव लर्निंग कहा जाता है। तो कुछ टर्म्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, लेकिन मेजर टर्म्स बाद में आएंगे, जैसे कि जेडपीडी क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, वो बात की बात है। ठीक है, एक विचार है इनका कि इन्होंने अधिगम और विकास में क्या संबंध बताया है। तो संबंध इनका ये था कि पहले अधिगम होता है और बाद में क्या आता है? विकास आता है। इसको समझिए जरा। जबकि जो पियाजे सर कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है और उसके बाद वो सीखता है।
ठीक है, उनकी स्टेजेस की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि अधिगम से विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, वाइगोस्की सर कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। जब बच्चा सीखता है तो ही उसका उसमें मैच्योरिटी आती है और उसके मस्तिष्क का विकास होता है। बेसिकली उन्होंने मैच्योरिटी की भी बात की है, ठीक है। तो ये इनके कहने का मतलब है, यहां पर एज फैक्टर इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं माना है। इन्होंने माना है कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है और उसके बाद उसका विकास होता है, ठीक है। भाषा से विचार, जैसे अगर हम पियाजे सर की बात करें तो वो कहते हैं कि विचार से भाषा आती है, जबकि वाइगोस्की सर कहते हैं भाषा से विचार आता है। कैसे? इन्होंने अगर अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भाषा को एक औजार के रूप में किसने कहा, एक टूल के रूप में किसने कहा, सीखने में भाषा को सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान किसने दिया, तो वाइगोस्की सर ने दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं भाषा ही वो माध्यम होती है जो समाज में हमें अंतःक्रिया करने का मौका देती है, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करने का अवसर देती है। तो भाषा, जब व्यक्ति भाषा में मतलब जब वो सोचता है तो एक भाषा में ही सोचता है। आप मेरी बात को जरा सिंपलीफाई करके समझें, व्यक्ति के विचार भाषा के रूप में ही आते हैं, ये वाइगोस्की सर कहते हैं। तो विचार से पहले क्या आ गई? भाषा। यही इनका तर्क है कि कोई व्यक्ति अगर सोचता भी है तो भी वो किस रूप में सोचता है? भाषा के रूप में सोचता है, विचार तो बाद में आते हैं। तो ये बात आ गई, इसको जो इस वाले विचार को सपोर्ट करती है। बाकी असल में क्या है, ये एक अभी भी विवाद का विषय है। चलिए फिर वो बाद में हम देखेंगे लास्ट स्लाइड में इसके बारे में और थोड़ा सा। बाकी तीन चीजों पर इन्होंने फोकस किया, समाज पर, संस्कृत पर और भाषा पर। बार बार इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, समाज संस्कृत में रहकर ही बच्चा सीखता है। एक बात और है, इनका एक पॉइंट जो कि विवादास्पद भी है कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चे की सीखने की दर भी कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहा गया है। इनके सिद्धांत के कुछ नाम दिए गए हैं ना, सिद्धांत तो एक ही है बट उसको अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, या अगर एग्जाम में आपके आता है कुछ नाम टर्म्स बदल के आता है तो आपको पता होना चाहिए। पहला नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे मुख्य नाम सबको ही पता होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। समाज और संस्कृति में रहकर जो बच्चे की मैच्योरिटी होती है, जो उसका विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, उसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जहां पर भी सोसाइटी और कल्चर आएगा तो हमें पता है वाइगोस्की सर वहां पर होंगे। ठीक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, अगर हम केवल संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करें तो ये जीन पियाजे सर द्वारा दिया गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे सर, जिसमें 4 स्टेजेस की उन्होंने बात की कि एक बच्चे का जिस तरह से उम्र बढ़ती है तो उस तरह से उसके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें विकास होता है। ठीक है, बाकी यहां पर वही चीज अगर समाज में घटित हो तो जो सिद्धांत बन जाएगा वो फिर पियाजे सर का नहीं रहेगा, वो किसका हो जाएगा? वाइगोस्की सर का हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सामाजिक संरचना, अभी हमने आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किसने दी है? पियाजे सर ने दी है। लेकिन जो सोशल है वो किसने दी है? वाइगोस्की सर ने दी है। संभावित विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, इनका एक टर्म है जेडपीडी, जो कि आगे आएगा जेडपीडी। तो उस टर्म को ही यहां पर नाम के रूप में दिया गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, आगे क्या है? संभावित विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बस इतना होता है, एक लाइन में आप समझ लीजिए, बाकी एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे। एक लाइन में समझिए तो ये होता है, आप जितना सीख सकते हो उसकी एक लिमिट है। मान लीजिए आप कोई 5 चीज सीख सकते हो, लेकिन किसी ने आपकी हेल्प कर दी तो आपने 15 सीख ली। ठीक है, आपने 15 सीख ली, तो 5 और 15 के बीच का जो गैप है इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये हुई कि आपकी संभावना मतलब थी 15 सीखने की, भले ही आपको उसके लिए किसी की मदद लेनी पड़ी हो, लेकिन आपके अंदर क्षमता तो थी, संभावना तो थी कि आप वहां तक सीख सकते थे। आपने जो जितना 5 सीखा वो खुद से सीखा, लेकिन 15 तक आप गए किसी की मदद से। तो ये जो बीच का जोन है 5 से लेके 15 तक जो बीच का गैप है, इसे ही जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई, लेकिन हम यहां पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। कैसे? थोड़ा सा इसको देख लीजिए फिगर, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है कि जो व्यक्ति खुद से कर सकता है वो ये दिख रहा है, बाकी किसी की मदद से वो यहां तक जा सकता है। तो इसका ये बीच का जो गैप होता है इसे ही क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। और ये एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो उसका एक्चुअल अचीवमेंट होता है वो ये होता है। बाकी कुछ चीजें होती हैं जो उसके रीच से भी बाहर होती हैं, यानी जो बच्चा हो या कोई भी हो जो कर ही नहीं सकता है, उसको हम किसी की मदद से तो उसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा होगा? छोटा सा बच्चा है और वो इतने में बैठा है। इतने में बैठने से मतलब है, आप किसी भी बच्चे को अगर किसी भी पानी वाले जो जगह है, मतलब पानी भरा हुआ है, वहां पर आप छोड़ोगे तो उसकी एक लिमिट होगी जहां तक वो जा सकता है।
लेकिन मम्मी या पापा की हेल्प के द्वारा वो जब हाथ बात पकड़ के ले जाते हैं या कुछ लाइफ सपोर्ट लगा करके ले जाते हैं, तो वो कहां तक जा सकता है, थोड़ी और दूर तक जा सकता है। तो इसी के बीच के गैप को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके मनोरंजन के लिए बताओ एक दो एग्जांपल और भी बढ़ा दें। हाँ, ये बच्चा तैर रहा है, आप सभी जानते हो कि इतना छोटा बच्चा तैर नहीं सकता, तो ये बियॉन्ड हर रीच है, ये लड़की की रीच से बाहर है, अगर बहुत अंदर चले जाए जहां पर एक तैराक ही तैर सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लें अपने लाइफ एग्जाम्पल में। लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई इलेक्शन चल रहा है मान लीजिए, तो इलेक्शन में कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग में क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी उम्मीदवार की तरफ से वोट मांगने के लिए बड़े नेता आते हैं, राष्ट्रीय नेता आते हैं। तो अगर वो उम्मीदवार की क्षमता है कि वो 2 लाख वोट ले सकता है किसी कंस्टिट्यूंसी से, किसी क्षेत्र से, तो वहां पर उसकी ये अपनी हो गई क्या, खुद की एक्चुअल जो उसकी क्षमता है। लेकिन अगर अगर उसी के सपोर्ट में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए या कोई बड़ा नेता आ जाए, तो उसकी क्षमता बन जाती 5 लाख की, जो कि हो सकता है उसको क्या करा दे, उसको विनर बना दे। तो इस तरह की जो जितना वो कर सकता था उसके अलावा जितना किसी की सपोर्ट से वो ले आया है, इसके बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। इससे ज्यादा यहां पर एग्जांपल की जरूरत है नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम आपका बहुत ज्यादा कीमती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके फोल्डिंग क्या होता है। इसके फोल्डिंग देखिए, ढांचा, पाड़, मचान, निर्माण। देखिए, ढांचा, पाड़ आप जानते होंगे, पाड़ बनाया जाता है। आपको शायद ना पता हो कि पहले जब पहले क्या, अभी भी जब छतें डाली जाती हैं तो उस पर शटरिंग लगाई जाती है, तो उसे ही पाड़ कहते हैं। और जब कच्चे मकान बनते थे वहां पर भी बनाया जाता था। ठीक है, बाकी ढांचा, पाड़, मचान क्या होता है। मचान एक अस्थायी रूप से बनाई हुई, जैसे खेत वगैरह में मचान बनाया जाता है, अस्थायी रूप से एक डंडे वगैरह गाड़ के उसके ऊपर बैठने और लेटने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। जब वो फसल चली जाती है तब वो मचान भी वहां से हटा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मचान कहते हैं। ठीक है, और देसी लैंग्वेज में इसको मैरा बोलते हैं। बाकी इसके फोल्डिंग, इसका एक टर्म है। चलिए बात करते हैं, होता क्या है ये। होता कुछ इस तरह से है कि जैसा कि प्याजी सर कहते हैं, बच्चा समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। अंतःक्रिया से मतलब होता है किसी ना किसी के साथ सीखता होगा। तो जब किसी ना किसी के साथ सीखता होगा तो सीख, हाँ एक चीज हम आपको पीछे वाले में एक टर्म बताना भूल गए थे, एमक्यू। हालांकि टर्म बस पूछा नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए एमक्यू क्या होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो भी कुछ हमें हेल्प कर रहा है। सपोज यहां पर तो ये इनकी माँ वहां खड़ी है, इनकी हेल्प कर रही है, लेकिन जो कुछ भी इनकी हेल्प करता है, जो यहां तक कर सकता था इसके बाद वो यहां तक गया, तो जिस चीज ने भी, चाहे कोई वो टेक्नोलॉजी हो, कोई टूल हो, कोई पर्सन हो, जो उससे ज्यादा जानकार है, वो उसकी हेल्प करता है, उसको यहां तक ले जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एमक्यू बोला जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब वही चीज यहां पर अप्लाई हो जाती है। जो ज्यादा जानकार है, जब वो इसका सपोर्ट करता है, जब वो इसका सपोर्ट करता है, तो ये कुछ ज्यादा ही तेजी से सीखता है। जैसे यहां पर ये एक लड़का है और ये एक लड़की, दोनों सपोज करो सेम एज के हैं, तो इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, मतलब चलने फिरने में कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस लड़के को पूरा सपोर्ट इसके पिता की ओर से अगर मिल रहा है, तो देखिए आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये जल्दी चलना सीख जाएगा। ये जल्दी चलना सीख जाएगा और ये चलने भी लगा, जबकि लड़की नहीं चल पा रही। ये बात हमने आपको बता दी सपोर्ट की, लेकिन क्या ये हमेशा इसकी मदद करेंगे, नहीं करेंगे। चलना सिखा दिया, इनका काम हो गया, इन्होंने मदद करना छोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप एग्जांपल हो गया। सबसे जो हल्का एग्जांपल होता है वो साइकिल वाला, आप सभी को पता होगा। साइकिल वाले में क्या होता है कि जब भी कोई साइकिल सीखता है, तो अगर उसकी क्षमता होती है 2-4 पैडल मार पाएगा और गिर जाएगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट कर दिया जाए, तो हो सकता है वो 10 पैडल तक मारता चला जाए या 10 कदम आगे तक चला जाए। तो उस वाली मदद को क्या कहते हैं, हम उस वाली मदद को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मतलब हम उसको एक सहारा दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है, आगे ये देता तो रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसको बिना बताए ही ये छोड़ दे, जो पीछे पकड़े है साइकिल वो छोड़ देता है, और उसको तो पता भी नहीं कि साइकिल हमारी छोड़ दी गई है, भले ही वो आगे जाकर 20 कदम जाके आगे गिर जाए जाके। तो ये मदद, हम ये कहना चाहते हैं, ये कितनी दी जाती है, एक तो अस्थाई होती है और दूसरा समसामयिक निष्पादन के अनुसार होती है। मतलब जिस समय पर उसको जितनी जरूरत होती है। अगर अभी साइकिल चलाना शुरुआत में हम किसी को सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमें ज्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा, लास्ट तक देना पड़ेगा, बहुत लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम देते रहेंगे, तो ये तो है नहीं कि यहां से देंगे हम हर बार 10 कदम तक देने जाएंगे। हो सकता है हम अगली बार 5 कदम पे छोड़ दें उसको, हो सकता है अगली बार हम 2 ही कदम पे छोड़ दें उसको और वो आगे चलती चली जाए।
मतलब क्या हुआ, समसामयिक निष्पादन, जितनी उसको उस समय पर जरूरत है उतना ही सपोर्ट देंगे और सपोर्ट को हटाते जाएंगे, वापस लेते जाएंगे, यानी कि ये कैसी होती है, अस्थाई होती है। इसके फोल्डिंग के बारे में ये टर्म भी आपको याद रखना। इसके बारे में बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको हम लोग हम और देते हैं, एक लाइफ एग्जांपल। लाइफ एग्जांपल सपोज करो कोई भी आप ही हो और आप कोशिश करते हो अपने कॉलेज या स्कूल में और कैसे भी करके अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लेते हो। और ये कैसे बना पाते हो, आप खूब मेहनत करते हो और मेहनत करके अपनी बातों से इंप्रेस करके, अपने नॉलेज से इंप्रेस करके, जैसे तैसे करके आपको कोई पसंद आया है और आपने उसको अपनी सोलमेट बना लिया है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या जरूरी है कि आप उसको अपनी वाइफ बना पाओ, मतलब है ना, पार्टनर बना पाओ? ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि अब आपको किसी ना किसी किसकी जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसे तो ना फिर हर कोई वही डीडीएलजे नहीं होता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो सपोर्ट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी बीच में ऐसा पर्सन हो सकता है जो दोनों फैमिलीज को जानता हो। तो इस तरह के पर्सन, इस तरह के सपोर्ट जब कोई देता है और लकली आपका भाग अच्छा है और वो आपकी वाइफ बन भी जाती है, मतलब शादी आपकी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये सपोर्ट को फिर कोई नहीं पूछता है कौन मीडिएटर था, किसने हेल्प की। आप अपनी लाइफ आराम से जीते हो, घूमने जाते हो और मंसूरी गोवा हिल स्टेशन घूमते हो, इनको भूल जाते हो। तो ये स्थायी थे जिन्होंने आपकी किसी काम में क्या की है, मदद की है। तो इस तरह के सपोर्ट को क्या बोला जाता है, स्कैफ फोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वार्ता, यानी कि जो इन्होंने कही है, एक टर्म दिया और जो पूछा भी गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है, जब तीन से, देखिए एक्चुअली इन्होंने तीन तरह की स्पीच की बात की। एक पहला होता है सोशल स्पीच, सोशल स्पीच की बात की, ठीक है। दूसरी इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की, प्राइवेट स्पीच की बात की। और तीसरा इन्होंने इनर स्पीच की बात, क्या है, इनर स्पीच की बात की। देखिए सोशल स्पीच क्या होती है, जब बच्चा समाज में लोगों के साथ बात करता है, और ये 2 to 3 ईयर होती है, अगर टाइम भी आपको देखना है तो 2 to 3 ईयर होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं। ये सोशल स्पीच, यहाँ पर बच्चा इतना परिपक्व नहीं हो पाता है कि वो खुद से ही अपने बारे में बात करें। पहले तो हम आपको बता दें प्राइवेट स्पीच होती क्या। जब बच्चा अपने किए हुए कार्य को मूल्यांकित करता है, अपने आप को निर्देशित करता है कुछ करने के लिए। जैसे होता क्या है, हम लोग कुछ भी बना रहे होते तो टाइल लगा रहे हैं, अगर टाइलिंग करना सीख रहे हैं तो हम लोग कहते हैं ये वाला यहाँ नहीं, इसको यहाँ लगा देते तो ज्यादा बेटर लगेगा, अरे इसको ऐसा नहीं करते, ऐसा कर लेते तो ज्यादा। हाँ, कोई है नहीं वहां पर, लेकिन हम खुद से ही बात करके अपने ही काम को क्या कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वार्ता होती है उसको पियाजे सर ने प्राइवेट स्पीच कहा है, जबकि सॉरी पियाजे नहीं, वाइगोत्स्की सर ने, जबकि पियाजे सर ने इसको अहम केंद्रित भाषा का नाम दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्पीच हो गई, आपको पता चल गया। इनर स्पीच होती है जब बच्चा कितने 7 साल से ऊपर का हो जाता है। हाँ, ये देखना 3 to 6 ईयर ये होती है जो प्राइवेट स्पीच होती है। इसका जो टाइम होता है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में होती है। और 7 साल के ऊपर के बच्चे में क्या सोचने की क्षमता आ जाती है, इनर थिंकिंग, मतलब अब वो अंदर ही अंदर सोच सकता है। उसके लिए किसी काम के लिए उसके लिए जरूरी नहीं कि वो बोल के करे या किसी के साथ वैसे करे, ठीक है। चलिए, और ये तो हो गया यहाँ पर प्राइवेट स्पीच। आगे देखते हैं अंतरीकरण क्या होता है, इंटरनलाइजेशन। अंतरीकरण क्या होता है, जब समाज में कोई सीख रहा है या कोई किसी को सिखा रहा है, किसी की मदद कर रहा है। जैसे ये टीचर है, सपोज करो इसने किसी को नाव बनाना सिखाया, पतंग बनाना सिखाया, कुछ भी बनाना सिखाया, तो ये उम्मीद करती है कि बच्चा हमारी बताई हुई बात को सीख जाए। तो जब इसके द्वारा सिखाया हुआ बच्चा सीख जाता है, जैसे ये नाव बनी है और इसने नाव बनाना, लड़की ने सीख लिया, टीचर ने इसको बताया और इसने सीख लिया और ये नाव बना देती है। तो जब सिखाए हुए को बच्चा अपने अंदर धारण कर लेता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतरीकरण या इंटरनलाइजेशन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अंतरीकरण अगर आ जाए तो बस यही होगा, समाज में रह करके जो बच्चा अपने अंदर सीखा हुआ ज्ञान धारण कर लेता है तो उसे ही अंतरीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट and last but very important, what is the major difference between Piaget and Vygotsky's theory या अप्रोच, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, स्वतंत्र रूप से करता है। एक तो देखिए पियाजे सर ने क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट बोला है, बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक बोला है। नन्हा वैज्ञानिक से मतलब क्या हुआ, जब वैज्ञानिक बोल ही दिया है तो उनका मतलब ये हुआ कि बच्चा कुछ ना कुछ खुद ही बनाता होगा, खुद ही सीखता होगा। तो वातावरण में रहकर, सामाजिक वातावरण की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम भौतिक वातावरण की बात कर रहे हैं। जब एनवायरमेंट में रहकर बच्चा स्वतंत्र रूप से, मतलब उस पर ये नहीं कि अब कोई खड़ा हो, हाँ ये करो इस तरह का नहीं। एक्टिव लर्निंग का मतलब
जब स्वतंत्र रूप से रह करके सक्रिय रूप से कुछ सीखता है, तो इस तरह के सीखने की जो बात कही है वो किसने कही है? पियाजे सर ने कही है। वहीं पर ये बार-बार हम बता चुके, समाज में रह करके अंतःक्रिया के माध्यम से किसी न किसी के साथ, यानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा टर्म यूज किया जाता है, जो आपसे ज्यादा जानता हो उसकी मदद लेकर जब आप कुछ सीखते हैं तो उसको हम सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखना कहते हैं, जिसको वाइगोत्स्की सर ने बोला। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज्ञान का केंद्र बालक होता है। बालक क्यों होगा? जब हम उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ रहे हैं, जो करना है बेटा कर ले, इस तरह की अवधारणा रखते हैं रूसो टाइप की, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बालक केंद्रित व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सामाजिक वातावरण केंद्र होता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण बहुत अहम माना जाता है वाइगोत्स्की सर के अनुसार, या संस्कृति को, किसी भी जगह की संस्कृति को। ठीक है, आगे बात करते हैं विकास से अधिगम आता। देखिए, जब बात विकास की आती है तो विकास से वाइगोत्स्की जीन पियाजे सर का मतलब होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से मतलब होता है एक बच्चे की एक निश्चित जब विकास हो जाता है, तभी वो मानसिक अवधारणाओं को सीख सकता है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप 2 साल के बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा, तो इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो यानी कि यहाँ पर है कि कुछ भी क्रिया सीखने के लिए उसका एक मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जो कि एज से ही आएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है? पहले विकास आता है, और जब विकास हो जाता है उस स्तर तक, उस स्तर का अधिगम बच्चा तभी सीखता है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या कहा? विचार से भाषा। इन्होंने कहा भाषा मात्र विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा को विचारों का अभिव्यक्त, यानी हम अपने विचार जिस रूप में सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस उस माध्यम को क्या बोलते हैं? भाषा। तो लैंग्वेज को इन्होंने प्रमुखता दी है, बट इतना कि अपनी बात कहने के लिए, ना कि विचार। विचार स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क में आते हैं, ये इन्होंने बोला। बाकी 4 यूनिवर्सल स्टेजेस की बात की है। ठीक है, इंद्रिय जनित गामा अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और 11 से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बाकी इनके जो टर्म्स है अब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इनके खुद के जो सिद्धांत पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। स्कीमा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, एडाप्टेशन अनुकूलन बच्चा करता है, एसिमिलेशन धारण करता है किसी नई जानकारी को, एकोमोडेशन होता है उसमें परिवर्तन करता है अगर जानकारी में कुछ नया आ जाता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में बच्चा आना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है हमेशा संतुलन में रहना चाहता है, कुछ भी नई चीज आ गई तो आप उससे जल्दी से जल्दी उसको सीखना चाहोगे। ठीक है, बाकी इगोसेंट्रिक लैंग्वेज स्पीच हम आपको बता चुके हैं, जिसको उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा था। अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा उसको कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं, जिनको वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगोत्स्की के टर्म सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने कोई स्टेज नहीं दिए, बट डेवलपमेंट्स वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा है जो डेवलपमेंट होता है वो किसी के सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है। ये भी आप ध्यान रखना, वेरिएबल बताया इन्होंने। जेडपीडी इसके फोल्डिंग, इंटरनलाइजेशन और प्राइवेट स्पीच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको इतने कम समय में और जो भी मेजर टर्म्स बनते हैं पियाजे सर के भी वो भी बताए हैं, किस तरह से वो संबंधित हैं वाइगोत्स्की सर से, उसको भी डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।